अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 2 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल 2024 में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं, और उसी की अहमियत के पेश नज़र जो है हम आपके लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री और अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देने के लिए उससे रिलेटेड वीडियो तैयार कर रखे हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो है हमने बात की थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, जो कि लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस को डील करता है। और अब की वीडियो के अंदर जो है हमने जो है वो बात करनी है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है, जो कि अमेरिकन एग्जेक्टिव को या अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसको जो है डिस्कस करता है। आइए आगे लेकर चलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है उसमें बात करेंगे। बेसिकली अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, और उसका आर्टिकल 1 जो है वो मुकम्मल तौर पे अमेरिकन कांग्रेस से मुतल्लिक है, और आर्टिकल 2 जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है अमेरिकन एग्जेक्टिव या अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिस्कस करता है। और इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2 जो है अमेरिकन सदर का इंतखाब कैसे होता है, जो कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो है टेनोर है, कितनी मुद्दत के लिए अमेरिका का वो प्रेसिडेंट बन सकता है और कितनी बार बन सकता है, और उसको कौन कौन सी प्रिविलेज हासिल हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और वो किस तरह अपने ओहदे से जो है वो बरतरफ हो सकता है, इम्पीचमेंट का तरीक़ेकार क्या है, और दीगर जो जितने भी मामलात हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुतल्लिक, सबके ऊपर जो है डिटेल से बात होगी। और बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जी, आपके लिए अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो आप लाजमी तौर पे जो है इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और लाइक भी करें, और आप दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। और डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024, इस साल जो है अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 नवंबर 2024 को जो है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, और उसी की अहमियत के पेश नज़र जो है हम अब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसा मटेरियल लेकर आ रहे हैं जिसका तल्लक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, और अमेरिका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके साथ है। यहाँ से इस वीडियो का पैदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आर्टिकल 2 ऑफ द United States Constitution established the executive branch of the federal government which carries out and enforces federal laws। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है वो क्या करता है, एस्टेब्लिश एग्जेक्टिव। तो वो एग्जेक्टिव के बारे में है कि एग्जेक्टिव क्या है, एग्जेक्टिव की पावर्स प्रेसिडेंट कैसे इस्तेमाल करेगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट जो है उसको कौन कौन सी पावर्स और फंक्शंस हासिल हैं, उसकी टर्मिनेशन कैसे हो सकती है, वो अपने ओहदे का हल्फ कैसे लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, उनको जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अंदर जो है बयान कर दिया गया है। तो दोबारा देखिएगा, आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट की, वफाकी हुकूमत की जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, आर्टिकल 2 के अंदर जो है उससे मुतल्लिक सारी चीज़ें जो है शामिल कर दी गई हैं, विच इन्फोर्सेस एंड विच कैरीज आउट एंड इन्फोर्सेस द फेडरल लॉज। तो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ जो है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक काम क्या है, तो इसका काम ये है कि जो फेडरल लेजिस्लेचर है, जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, वो जो कवानीन बनाती है उन कवानीन को नाफज करना जो है वो फेडरल एग्जेक्टिव का काम है, और फेडरल एग्जेक्टिव से मुराद जो है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, आर्टिकल 2 vests the powers of the executive branch in the office of the president of the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस तरह कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने जो लेजिस्लेचर की पावर हैं वो दे रखी हैं कांग्रेस को। इस तरह जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है, डेट वेस्ट द पावर ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच, जो जो हुकूमत की जो 3 ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो जो एग्जेक्टिव की पावर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी हैं प्रेसिडेंट को, वो उसको जो है वो दे देता है।
तो आर्टिकल 2 वेस्ट द पावर्स ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं, तमाम लेजिस्लेटिव पावर जो हैं वो कांग्रेस को दी गई हैं, और तमाम जुडिशियल पावर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में होगी, उसमें हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स रिक्वायर्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है उसके मुताबिक जो भी शख्स अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है उसके लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं, जो उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ ही मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ द एज। तो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उसके लिए पहली शर्त यह है कि ही मस्ट बी एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो जब वो इलेक्शन लड़ने का फैसला करता है, जब वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएगा, तो उस वक्त उसकी उम्र जो है कम अज़ कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 साल से कम उम्र के अफराद अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए हैं वही टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है वो सेम है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो भी सेम है। तो एक ही तरीक़ेकार के मुताबिक है दोनों का, यानी प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है। आमतौर पे हम जो क्वेश्चन तैयार करते हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में तैयार करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो सेम चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें सिर्फ आप प्रेसिडेंट की बजाय वाइस प्रेसिडेंट की टर्म इस्तेमाल करेंगे। दूसरी शर्त क्या है, ही मस्ट बी नेटिव बॉर्न सिटीज़न ऑफ यूएसए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो। ऐसे अफराद जो अमेरिका के पैदाइशी शहरी नहीं हैं वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार पाए हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पहली कंडीशन है वो है कि जो कैंडिडेट्स हैं दे मस्ट बी एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, और सेकंड जो टर्म है दे मस्ट बी नेटिव बॉर्न सिटीज़न ऑफ यूएसए। तो उन्हें अमेरिका का पैदाइशी शहरी होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है दे मस्ट हैव बिन रेजिडेंट्स ऑफ द यूएसए फॉर एट लीस्ट 14 ईयर्स। और तीसरी शर्त यह है कि जो भी शख्स अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है तो उसको गुज़िश्ता 14 साल से जो है 14 ईयर से जो है अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शख्स जो है वो कारोबार की गरज से, मुलाजमत की गरज से या किसी और मकसद के लिए वो अमेरिका से बाहर रह रखा हो, और जब अमेरिका में सदारती इंतखाबात का वक्त है और वो अमेरिका में आकर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना शुरू कर दे, तो ऐसे शख्स को जो है सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। सिर्फ वही अफराद सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे जो गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हों। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर वो अमेरिका में रिहाइश पजीर होंगे तो वो अमेरिका के हालात से भी वाकिफ़ होंगे, अमेरिका के जो मामलात हैं उनसे भी वाकिफ़ होंगे, लोगों के मिजाज, लोगों की जो तरजीहात हैं उनसे भी वाकिफ़ होंगे, लोगों की डिमांड क्या है उससे भी वाकिफ़ होंगे। लेकिन अगर वो अफराद जो हैं वो अमेरिका से बाहर रह रखे हैं तो ज़ाहिर है एक तो उनको अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है, जो अमेरिकन मफादात उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनका इंटरेस्ट है तो फिर उनको अमेरिका में रहना चाहिए। तो ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाबंदी लगा दी गई है कि वो अफराद जो अमेरिका से बाहर रह रखे हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो वो जो है इलेक्शन के मौके के ऊपर जो है आकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो गुज़िश्ता 14 साल से उनके लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका में ही रिहाइश पजीर रहें। और पाकिस्तान के अंदर जो है आप देखते हैं कि हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुन हैं वो इंतखाबात के मौके पे तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, और जब इंतखाबात में ख़त्म हो जाता है या उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है या वो इंतखाबात से आउट हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो क़याम पज़ीर हो जाते हैं। इसकी तरह की बेमिसाल मिसालें मिल जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इस चीज़ को बाउंड कर दिया गया है लोगों को कि अगर वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका के अंदर रिहाइश पज़ीर होना ज़रूरी है। और ये वाइट में लिखा हुआ है आल्सो ए पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू ए थर्ड टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरी कंडीशन ये है कि अमेरिका के सदारती इंतखाब में ऐसा शख्स भी हिस्सा नहीं ले सकता जो दो बार अमेरिका का सदर बन चुका हो। तो तीसरी टर्म के लिए जो है उसको नाअहल करार दे दिया गया है। यानी वो अफराद जिनकी उम्र 35 साल से कम है वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। वो अफराद जो गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पज़ीर ना हो वो भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। जो अमेरिका के
पैदाइशी शहरी नहीं हैं वो भी सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते, और वो अफराद भी सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते जो इससे पहले 2 बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हों। आइए नेक्स्ट पॉइंट, और ये अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं ये प्रेसिडेंट के लिए भी हैं और यही टर्म्स एंड कंडीशन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हैं। यानी प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल का होना ज़रूरी है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है ही मस्ट बी एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, उसके लिए भी नेटिव बॉर्न सिटी होना चाहिए, उसके लिए भी गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 2 ऑफ द USA कॉन्स्टिट्यूशन lays out the procedures for electing and removing the president और एंड एस्टेब्लिश द प्रेसिडेंट्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो आर्टिकल 2 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, वो कहता क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसको मुंतखब करने का तरीक़ेकार क्या होगा। तो सदर के इंतखाब का जो तरीक़ेकार है वो डिस्कस किया गया है आर्टिकल 2 के अंदर। अमेरिकन सदर का इंतखाब कैसे होगा और किस तरह जो है वो अपने ओहदे के ऊपर फायज होगा, कौन शख्स इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इंतखाबात कब होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 2 के अंदर बयान कर दी गई हैं। इसके अलावा जो अफराद अमेरिका में प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनको उसके ओहदे से रिमूव कैसे किया जाएगा, इसका तरीक़ेकार भी आइन के अंदर बयान कर दिया गया है। और अमेरिकन सदर को उसके ओहदे से बरतरफ करने का जो तरीक़ेकार है डेट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। और इम्पीचमेंट मीन्स मुआखज़ा। तो सदर को, मुंतखब सदर को उसके ओहदे सदारत से बरतरफ करने का तरीक़ेकार जो है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। तो उसको इलेक्ट कैसे करना है और उसको रिमूव कैसे करना है, दोनों तरीके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान कर दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अंदर बयान किए गए हैं। और नेक्स्ट क्या है कि एंड एस्टेब्लिश द प्रेसिडेंट्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसकी फंक्शन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता, इस चीज़ का जिक्र भी जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अंदर ही बयान किया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है और उसका जो सेक्शन 1 है वो क्या कहता है? द एग्जेक्टिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं दे आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही शैल होल्ड इट्स ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ 4 years एंड टुगेदर विद द वाइस प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 1 का आगे जो सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि ऑल एग्जेक्टिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तमाम एग्जेक्टिव पावर जो हैं वो दे दी गई हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को। और लास्ट एपिसोड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कानून साजी के मतलब तमाम जो पावर्स हैं वो अमेरिकन कांग्रेस को दे दी गई हैं, और जुडिशरी से मतलब तमाम अख्तियारात अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। इस सिस्टम को जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स विच वाज प्रेजेंटेड बाय द मॉन्टेस्क्यू हु वाज द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर, तो उसके मुताबिक जो है तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो कांग्रेस को दी गई हैं, तमाम एग्जेक्टिव पावर जो हैं वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं, और तमाम जुडिशियल पावर जो हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई हैं। तो आर्टिकल 1 जो है वो अमेरिकन लेजिस्लेटिव सिस्टम को, आर्टिकल 2 अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, और आर्टिकल 3 जो है वो अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको जो है डील करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज क्रिएटेड बाय द कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है बेसिकली उसका काम क्या है? कांग्रेस का काम ये है कानून साजी करना, लॉ मेकिंग करना, और कांग्रेस जो है जो कवानीन बनाती है, जो लॉ मेकिंग करती है, उनकी जो इन्फोर्समेंट है वो जो है वो प्रेसिडेंट का काम होता है। यानी हुकूमत के जो 3 डिपार्टमेंट होते हैं, 3 ब्रांचेज हैं या 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन जो है विच इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर, उसका काम ये है लॉ मेकिंग करना। द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड एग्जेक्टिव, और उसका काम है लॉ इन्फोर्समेंट करना। और जो तीसरा हुकूमत का जो आर्गन होता है या तीसरी जो ब्रांच है वो है जुडिशरी, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। और सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि जो लोग कवानीन पर अमल नहीं करते
उनका उनका जुर्म क्या है, उसकी सज़ा क्या है, तो वो जो है वो फरीज़ा सर अंजाम देती है। इसके अलावा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को जो है अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मुहाफ़िज़ भी करार दिया गया है, और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को जो है शहरियों के जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो है अमेरिकन सिटीज़न्स के, उनका मुहाफ़िज़ भी करार दिया गया है। तो इस तरह ये तीनों ब्रांचेज़ जो हैं अपने अपने दायरे कार में रहकर अपने अपने फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। एक इदारा कानून साज़ी करता है, दूसरा इदारा कवानीन को नाफ़ज़ करता है, और तीसरा जो है वो इंसाफ़ फ़राहम करता है। तो आर्टिकल 2 कहता है कि कांग्रेस जो है जो भी कानून साज़ी करेगी, उनकी जो एग्जीक्यूशन है और उनकी जो इन्फोर्समेंट है वो प्रेसिडेंट का काम होगा। उन कवानीन को नाफ़ज़ करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये प्रेसिडेंट का काम है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी। Article 2, Section 4, the President and Vice President and all civil officers of the United States of America shall be removed from the office on impeachment. मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जिसका जो चुनाव है वो 4 साल के लिए किया जाता है, और इस तरह अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ही इज़ आल्सो इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। तो इसके अलावा अमेरिका के जो मुख्तलिफ हाई रैंक सिविल ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको बरतरफ करने का जो तरीक़ेकार है डेट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से रिमूव करने का तरीक़ेकार इम्पीचमेंट कहलाता है, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में मुआवज़े का नाम देते हैं। तो जो आर्टिकल 4 जो है वो बताता है कि सदर का इम्पीचमेंट क्या होगा, कैसे होगा, तरीक़ेकार क्या है, कौन उसकी इम्पीचमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है, सेनेट कर सकता है, या कोई और दायरा कर सकता है। उसके मतलब डिटेल जो मालूमात हैं वो आपको आर्टिकल 2 के अंदर मिलेगी। वाइस प्रेसिडेंट से मतलब या जो है वो सिविल ऑफिसर्स के मतलब shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, and other high crimes and misdemeanors। तो कहा गया है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो सिविल ऑफिसर्स हैं वो कन्विक्शन करते हैं, वो ट्रीजन का मुर्तकब होते हैं, वो ब्राइबरी करते हैं, या कोई और दीगर जराइम में मुलव्वस होते हैं, यानी वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हों, अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रखे हों, या कोई ऐसा डिसीजन कर दें जिससे अमरीकी मफाद को शदीद नुकसान पहुँचता हो, या अमरीका की जो नेक नामी है उसको नुकसान पहुँचता हो, वो रिश्वत में, करप्शन में, बदनवानी में मुलव्वस होते हों, उनसे कोई ऐसा जुर्म सरज़द हो जाए, तो फिर क्या है, उनको इम्पीचमेंट करके उनको उस ओहदे से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये तरीक़ेकार जो है, पूरा प्रोसीजर जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 का जो सेक्शन 4 है उसके अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें जो है बयान कर दी गई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है in the second paragraph of Article 2, Section 2, that the President shall have power and by and with the advice of the consent of the Senate to make the treaties, provided two-third majority of the senators present concur। क्या है कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कई तबार से जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, और उसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि हर दारा दूसरे दारे की जो निगरानी है वो भी साथ साथ कर रहा होता है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इन द सेकंड पैराग्राफ आर्टिकल 2 जो है उसका जो सेकंड पैराग्राफ है जो सेक्शन 2 पर मुश्तमिल है, उसमें क्या कहा गया है, द प्रेसिडेंट शेल हैव पावर बाय एंड विद द एडवाइस ऑफ एंड कंसेंट ऑफ द सेनेट। सेनेट क्या है? सेनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस जो है चूँकि वो बाई कैमरल है, तो उसका जो अपर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड सेनेट, और उसका जो लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जिनको अमेरिकन सेनेट के साथ जो है अटैच कर दिया गया है। मसलन अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करता है, तो उन जितनी भी वो अपॉइंटमेंट्स करेगा उनके लिए उनकी जो तस्दीक है वो अमेरिकन सेनेट करता है। इस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो दूसरे मालिक के साथ जो है वो ट्रीटी साइन कर सकता है, उनके साथ कोई भी मामला कर सकता है, लेकिन जब तक सेनेट जो है उनकी रेटिफिकेशन नहीं करेगा, उनकी तस्दीक नहीं करेगा, सेनेट की कंसेंट जो है उसमें शामिल नहीं होगी, उस वक्त तक उन ट्रीटीज़ के ऊपर, उन मुआहदों के ऊपर जो है अमल दरामद नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब पहली जंग अज़ीम लड़ी गई, तो पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम के ऊपर जो है अमेरिका जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट थे
उनकी कोशिशों से जो है लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उस वक़्त वुडरो विल्सन थे, तो उसकी कोशिशों से जो है लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई। जब लीग ऑफ नेशन कायम हो गई और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोशिशों से हुई और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही 14 पॉइंट्स ऑफ पीस पेश किए थे कि दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए उन्होंने 14 नुकात पेश किए और उन्हीं के ऊपर जो है लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन जब ये मामला जो है ये अमेरिकन कांग्रेस में पेश हुआ और सेनेट के सामने पेश हुआ, तो सेनेट ने उसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन सका था। इसलिए कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन की नाकामी की जो बुनियाद है उसको बनाया भी अमेरिका ने और उसकी नाकामी की बुनियाद भी अमेरिका ने ही रख दी थी। तो सदर जितने भी मुआहदे करता है दूसरे मुमालिक के साथ, जब तक सेनेट उनकी रेटिफिकेशन नहीं करेगा, उनकी तस्दीक नहीं करेगा, तौसीक नहीं करेगा, उस वक्त तक उन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ़ मामलात को तय करने के लिए प्रेसिडेंट और सेनेट जो है वो एक पेज के ऊपर हों और उनको दोनों को जो है एक दूसरे की जो है सपोर्ट हासिल हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल ऑफ द अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट विल वेलकम ambassadors and government representatives from other countries। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये इख्तियार देता है कि ही विल वेलकम एम्बेसडर्स एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम अदर कंट्रीज। दुनिया भर के हर रियासत के दूसरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप होते हैं। वो सोशल हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, उनका तल्लक जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ हो सकता है। किसी भी मामले से डील करने के लिए जो रियासतें आपस में रिलेशनशिप कायम करती हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए जो है हर रियासत दूसरी रियासत के अंदर अपने एम्बेसीज़ खोलती है और उसके अंदर मुख्तलिफ एम्बेसडर्स जो हैं उनकी तैनाती की जाती है। अब बाकी मुमालिक के जो एम्बेसडर्स अमेरिका में काम कर रखे होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो उनको वेलकम कहते हैं और दूसरी रियासतों के जो नुमाइंदे हैं, दूसरी रियासतों के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, हेड ऑफ़ द जो गवर्नमेंट्स हैं, जो दीगर जो अहम ऑफिशियल्स होते हैं, उनको भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वेलकम कहते हैं। तो इसी तरह जो अमेरिकन जो एम्बेसडर्स हैं वो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अमेरिका में काम करने वाले दूसरे मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं उनको वेलकम कहता है और जो दूसरी दुनिया के अंदर बाकी मुमालिक के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर जो काम कर रखे हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, उनकी जो तकर्रियाँ होती हैं, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ही की जाती हैं। इसके अलावा दीगर मुमालिक के जो गेस्ट होते हैं उनको भी यानी हेड ऑफ़ द स्टेट्स लेवल के, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट लेवल के जो गेस्ट होंगे उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस में वेलकम कहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट शैल बी commander in chief of the army and navy of the United States and of the militia of the several states। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज़ द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी। तो वो जो अमेरिका की जो मुसल्लह फ़ौज हैं उनका जो चीफ कमांडर है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के मुताबिक प्रेसिडेंट शैल बी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ द मलेशिया ऑफ सेवरल स्टेट्स। तो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो है जो मलेशिया आर्मी काम कर रही होती है उनका भी वो चीफ कमांडर हैं और अमेरिका की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उनका भी वो चीफ कमांडर है। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के जो हेड होते हैं उनकी तकर्री भी अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है और उनकी बरतरफ़ी के अहकामात भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो करता है। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का ख़ुसूसी इख्तियार है कि वो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की तकर्री कर सकता है और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों को उनके ओहदे से बरतरफ़ करने का इख्तियार भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को हासिल होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अंदर जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज, और ये बहुत दिलचस्प है कि द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन actually consists of a separate election in each of the 50 states and the District of Columbia. In these 50 states, the voters are really voting for electors pledged to one of the
tickets. These elections make up of the electoral college. अब क्या है जी, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट इलेक्शन इन ईच ऑफ द 50 states and the District of Columbia. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए होता है, यानी अवाम जो हैं, अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं, वो सदारती उम्मीदवारों को बरह रास्त पुडकास्ट नहीं करते, बल्कि सदारती जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो पहले इलेक्टर्स का चुनाव करते हैं और वो जो इलेक्टर्स होंगे वो दूसरे मरहले में जाकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। और इलेक्टर्स का जो मजमुआ है या इलेक्टर्स को मुंतखब करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुश्तमिल होता है 538 अरकान पर, और इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की जो कुल तादाद है अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवानों के कुल अरकान की तादाद के बराबर होती है। मसलन अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, जो कि ईवान नुमाइंदगान या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, उसके जो मेंबर्स की तादाद है वो है 435, और अमेरिकन सेनेट जो है वो 100 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, और 3 मेंबर हैं उसमें लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी वाशिंगटन डीसी से। तो 3 अरकान उसके, इस तरह कुल मिला के जो है उसकी जो तादाद है वो बन जाती है 538, 435, 100 और 3। तो ये 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के जो अरकान होते हैं उनको अवाम जो हैं वो अपने वोटों से मुंतखब करते हैं और उनको इलेक्टर्स कहा जाता है। और इस तरह अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं उन 50 रियासतों के अंदर अलग अलग ये इलेक्शन होगा, और एक इलेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी वाशिंगटन डीसी में होगा। तो 51 जो यूनिट्स हैं यानी 50 रियासतें और एक फेडरल कैपिटल जो है, वहाँ पे जो है इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान का चुनाव होता है, जो कि 538 अरकान पर मुश्तमिल हैं। नेक्स्ट है जी, द वोटर्स आर यूजुअली वोटिंग फॉर इलेक्टर्स। जो वोटर्स हैं वो किसे वोट कास्ट करते हैं? वो इलेक्टर्स को वोट कास्ट करते हैं। और इलेक्टर्स बेसिकली क्या हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं जिनकी तादाद 538 है, और वो कांग्रेस के दोनों ईवानों के अरकान की कुल तादाद के बराबर है। जो वोटर्स हैं वो उनको जो है वो इलेक्ट करते हैं। और प्लेज टू वन ऑफ द टिकट्स, दीज इलेक्टर्स मेकअप ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्टर्स जो हैं मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, जो कि 538 लोगों पर मुश्तमिल होते हैं। और इस इलेक्टोरल कॉलेज के 538 अरकान जो हैं नेक्स्ट मरहले के अंदर जो है, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाकर जो है वो सदारती उम्मीदवार जो होंगे, कैंडिडेट्स जो होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, और वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो वोट कास्ट करते हैं। और जिस उम्मीदवार को इन 538 में से 270 वोट मिल जाएँ तो वो 270 जो हैं वो शख्स जो है, वो कैंडिडेट जो है वो कामयाब करार पाएगा। यानी सदारती उम्मीदवार को और जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है उसको कामयाब होने के लिए 538 में से 270 वोट जो है वो दरकार होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नोट ये है द इन मोस्ट केसेस द नेम्स ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज आर नॉट रिटन ऑन द बैलेट पेपर। अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है कई एतबार से जो है बड़ा दिलचस्प है, और नए लोगों के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। अमेरिका में लिस्ट सिस्टम राइज है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता स्लाइड के अंदर कहा है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 538 अरकान पर मुश्तमिल होता है, और 538 में से जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिल जाएँ तो ही विल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, उसको कामयाब करार दे दिया जाएगा। अब तरीक़ेकार ये होता है, एक मैंने आपको बात ये भी बताई कि हर रियासत के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद इतनी ही है जितनी कि उसकी कांग्रेस के अंदर है। मसलन जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसके अरकान की तादाद है आई थिंक 43, और कैलिफोर्निया के हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो ईवान नुमाइंदगान है, उसमें उसके अरकान की तादाद 43 है, और उसके साथ जो है 2 अरकान उसके जो है सेनेट के अंदर हैं, तो ये 45 बन जाते हैं। तो गोया इलेक्टोरल कॉलेज में कैलिफोर्निया से 45 मेंबर जो है वो चुने जाएंगे। ये जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ कैलिफोर्निया स्टेट की, मे बी के ये ठीक ना हो, आप इसको ख़ुद भी चेक कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल में जो है वो 43 बनती है। तो ये 45 है, यानी हर रियासत से इंतखाबी इदारे के इतने ही अरकान मुंतखब किए जाएंगे
जितने के उस रियासत के ईवान नुमाइंदगान और सैनेट दोनों इदारों में मौजूद हैं। ये बात तय होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो लिस्ट सिस्टम है। अब बैलेट पेपर जो है, आप देखेंगे अगर बैलेट पेपर के ऊपर 45 लोगों के नाम लिखे जाएं तो कितना बड़ा जो है बैलेट पेपर बन जाता है। तो अब क्या करते हैं वो, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने 45 इलेक्टर्स के नाम अनाउंस कर देगी, और जो बैलेट पेपर होगा उसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही होती हैं और जो जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं और उनका जो सिंबल होता है बैलेट पेपर के अंदर उसको मेंशन कर दिया जाता है। मसलन इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रखे हैं उसमें एक तरफ सदारती उम्मीदवार जो हैं वो जो बाइडेन हैं, जो कि इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट भी हैं, और दूसरे जो सदारती उम्मीदवार आ रहे हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे दो ही कैंडिडेट हैं, तो एक बैलेट पेपर के ऊपर जो है एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार होगा और उसका इंतखाबी निशान होगा और डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लिखा होगा। दूसरी तरफ उसी बैलेट पेपर के ऊपर जो है रिपब्लिकन पार्टी का जो कैंडिडेट है वो होगा और उसका सिंबल होगा और उसका नाम लिखा होगा। तो जो वोटर हैं वो उसमें से किसी एक के ऊपर स्टैम्प कर देंगे। जबकि ये जो इलेक्टर्स हैं, ये जो जिनकी तादाद 45 बनती है, मोस्टली जो है वो वहाँ पे उनके नाम नहीं लिखे होते। मसलन 45 लोगों का नाम लिखना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पार्टियाँ जो हैं वो पहले से इनको अनाउंस कर देती हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से ये इलेक्टर्स होंगे। अब जब वोटर जो है वोट कास्ट करता है तो वो उस वक्त जो है वो अपनी पसंद के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को और अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को वोट कास्ट कर रहा होता है, अपनी पसंद के सिंबल को वोट कास्ट कर रहा होता है। लेकिन उसका जो वोट है वो प्रोसीजर के मुताबिक इन 45 इलेक्टर्स को चला जाता है। अब अगर कैलिफोर्निया स्टेट से डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है या रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है, तो लिस्ट सिस्टम ये कहता है कि जिस उम्मीदवार के उस रियासत में ज़्यादा वोट होंगे उसके सारे कैंडिडेट्स उस पार्टी को मिल जाएंगे। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो 45 की 45 सीटें डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल जाएंगी। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की बजाय रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल होती है तो कैलिफोर्निया स्टेट की 45 सीटें जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हक़ में चली जाएंगी। यानी एक रियासत के जो वोट हैं वो तकसीम नहीं होते, एक रियासत के सारे वोट किसी एक पार्टी को मिलेंगे। यानी वो दो पार्टियों में ऐसा नहीं होगा कि 10 वोट एक पार्टी को मिल गए हैं, 15 दूसरी को, 20 तीसरी को, इस तरह डिवाइड नहीं होंगे। तो लिस्ट सिस्टम के मुताबिक जो है जिस लिस्ट को अक्सरियत हासिल हो जाएगी उसके उस रियासत की सारी सीटें उसी उम्मीदवार के वोट बैंक में जमा हो जाएंगी और जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर उनके नाम नहीं लिखे होंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट्स हु गेट्स मोर देन हाफ 270 wins, the newly elected president and vice president are inaugurated in January 20। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 क्या कहता है? द कैंडिडेट्स हु गेट्स मोर देन हाफ, यानी 50% से ज़्यादा वोट। तो टोटल सीटें कितनी हैं? 538। तो 538 जो है उसका मोर देन हाफ जो कि 270 बनता है। तो जो भी कैंडिडेट 270 वोट हासिल कर लेगा वो कामयाब करार पाएगा। एक और भी बात याद रखिएगा कि जो बैलेट पेपर है, जब एक शख्स जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट कास्ट करेगा तो उसका वोट प्रेसिडेंट को भी कास्ट हो जाएगा और उसका वोट उस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को भी कास्ट हो जाएगा। यानी जितने वोट प्रेसिडेंट के निकलेंगे इतने ही वोट वाइस प्रेसिडेंट के भी निकलेंगे, और जिस पार्टी का प्रेसिडेंट मुंतखब होगा आर्टिकल 2 के मुताबिक जो है वो उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब होगा। तो इस तरह जो है जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिलेंगे उसका प्रेसिडेंट, उस पार्टी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेम वोट हासिल करके जो है वो कामयाब हो जाता है। और क्या द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इनाग्रेटेड इन जनवरी 20। पहले ये डेट जो थी वो मार्च 4 थी, 4 मार्च को मुंतखब सदर जो है वो अपने ओहदे का हलफ लेता था। लेकिन अब जो है आइन में तरमीम करके जो है ये तरमीम 1933 के अंदर हुई और उसमें ये जो है उसको ये जो गैप था इलेक्शन से लेकर हलफ बर्दारी तक उसको कम करके 20 जनवरी तक लाया गया है। अब मुंतखब सदर जो है 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ लेगा। इसको ज़रा मैं रिपीट कर रखा हूँ कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैं
वो कब हो रहे हैं? वो हो रहे हैं अक्टूबर 5 को, 2024 को। अक्टूबर 5, 2024 को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएंगे। तो पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, इस दिन क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर का चुनाव किया जाएगा। वो 538 चुने जाएंगे और वो चुने जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बुनियाद के ऊपर, इंतखाबी निशान की बुनियाद के ऊपर। उस रोज़ शाम को पता चल जाता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं और हतमी नतीजे भी जो है वो आ जाते हैं। उसके मुताबिक जो पार्टी 270 वोट ले जाएगी उसका कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो जाएगा, उसका प्रेसिडेंट भी और उसका वाइस प्रेसिडेंट भी कामयाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो फौरी तौर पे नहीं होती। नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये जो 538 लोग इलेक्टर्स मुंतखब होंगे, ये अपनी अपनी रियासत की जो उनकी रियासती असम्बलियाँ होंगी, वहाँ पे ये दिसंबर में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे जाकर जो है ये अपनी पसंद के या अपनी पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार होंगे और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उनको ये वोट कास्ट करेंगे। और फिर जनवरी के पहले हफ्ते में जो है सेनेट कांग्रेस का जो इजलास होगा, उसमें जो है इन रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। यानी ऑफिशियली जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के इंतखाबात के जो नतीजे हैं, वो इंतखाबात जो 5 अक्टूबर को होंगे, उनके इंतखाबात के जो नतीजे हैं ऑफिशियली जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो इशू किए जाएंगे और फिर वो 20 जनवरी को जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। पहले ये 4 मार्च की तारीख थी, अब उस 4 मार्च को कम करके इसको कर दिया गया है 20 जनवरी को। तो जो पहले सदर मुंतखब है, जो ऑलरेडी सिटिंग प्रेसिडेंट है, वो भी 20 जनवरी को अपने ओहदे से अलग हो जाएगा। तो जो नया मुंतखब प्रेसिडेंट होगा, जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएगा, उसकी वो जो 4 साल की जो मुद्दत है, उसका आगाज़ भी 20 जनवरी 2025 से होगा और वो 20 जनवरी 2029 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा। कि जो अभी जो बाइडन जो प्रेसिडेंट हैं, इनका जो इंतखाब है वो तो हो गया था नवंबर 2020 में, लेकिन इन्होंने हलफ लिया था 20 जनवरी 2021 को। अब ये 20 जनवरी 2021 तक जो है अपने ओहदा सदारत के ऊपर फायज रहेंगे। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो नया मुंतखब प्रेसिडेंट होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो अपना जो हलफ है वो दोपहर के वक्त ठीक 12 बजे जो है वो अपने ओहदे का हलफ लेता है। तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है, जैसा जो बाइडन इस वक्त है, अगर तो जो बाइडन मुंतखब हो जाते हैं या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुंतखब हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप फ़र्ज़ करें मुंतखब होता है और उसके मुताबिक क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जो बाइडन जो है ये 11:59 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे। ये टाइम उसमें मेंशन कर दिया गया है आर्टिकल 2 में और उस अमेंडमेंट के ज़रिए कि 11:59 पर वो प्रेसिडेंट है और जैसे ही 12 बजेंगे वो अपने ओहदा सदारत से अलग हो जाएगा और उस वक्त नया मुंतखब सदर जो है वो एक बहुत मुख्तसर सा इबारत है और उसके ऊपर वो अपना हलफ ले लेता है। तो ज़्यादातर जो प्रेसिडेंट हैं वो हलफ लेते हुए अपनी जो उनकी मुक़द्दस किताब है बाइबल जो है उसके ऊपर हाथ रख कर लेते हैं। लेकिन अमेरिकन तारीख़ के अंदर एक प्रेसिडेंट ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने जो है वो बाइबल के बगैर जो है वो हलफ लिया था, लेकिन जो वहाँ की रवायत है वो ये है कि वो अपनी मुक़द्दस किताब बाइबल के ऊपर हाथ रख कर आइन के ऊपर पाबंदी का हलफ लेते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ईच स्टेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ electors as has Senate and House of Representatives. There are 2 senators from each state. ये बात तफसील से मैंने समझा दी है, यहाँ पे दोबारा बहस करने की ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। The electoral college votes for the president. The electoral college then votes for the president, for vice president, and each elector casting one vote. These votes are called electoral votes. Each elector is pledged to vote for particular candidate and president and vice president. ये बहुत अहम बात है, ये pledged को मैंने हाईलाइट भी किया है, ये भी इसको मैं आपको बताता हूँ। The electoral college votes for the president. अब पहली स्टेज में क्या होता है, 5 नवंबर को इलेक्टर्स मुंतखब होंगे, यानी इंतखाबी दायरा कायम होगा। अब जो उसके जो मेंबर्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, उनको इलेक्टर्स कहा जाता है। वो क्या है, फिर दूसरी स्टेज के ऊपर आकर प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को वो वोट कास्ट करेंगे। ये भी हो गया। विद ईच इलेक्टर कास्टिंग 1 वोट, तो
538 वोट हैं, हर इलेक्टर का एक वोट कंसीडर किया जाएगा, यानी 1 इलेक्टर 1 वोट के उसूल की बुनियाद के ऊपर वोट कास्ट होंगे। और जो कैंडिडेट, बार बार ये बात आ रही है, 270 वोट लेने में कामयाब हो जाएगा, ही विल बी डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रखा है वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, और जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ तक बात जो है वो मुकम्मल हो गई है और ये रिपीट भी हो रखी है। अब नेक्स्ट क्या है, ईच इलेक्टर इज प्लेज्ड टू वोट फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब जो जनरल इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, जब इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब होता है तो वहाँ लोग जो हैं, जो इलेक्टर्स होते हैं, वोटर उनको नहीं जानते, ना ही उनकी कोई अहमियत होती है वोटर के नज़दीक। वोटर वोट कास्ट कर रखा है अपनी पसंद के प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। वोटर वोट कास्ट कर रखा है अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को। वोटर वोट कास्ट कर रखा है अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को। इलेक्टर्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनके दीगर मामलात क्या हैं, इलेक्टर्स को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती। अब ये जो इलेक्टर्स हैं, अब जिस पार्टी के टिकट से मुंतखब होंगे, जिस पार्टी के टिकट से मुंतखब होंगे, आइन के अंदर उनको पाबंद कर दिया गया है कि मुंतखब होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करेंगे तो वो उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे जिस पार्टी के टिकट से वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बने हैं, प्लेज्ड हो गए हैं, अहद किया हुआ है उन्होंने, पाबंद कर दिया गया है उनको, कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुंतखब तो हों डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से और इलेक्शन के मौके के ऊपर जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट कर दें, इसकी कतन गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि लोग मुंतखब एक पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं और जब वो देखते हैं कि उनकी पार्टी तो हार गई है और दूसरी पार्टी जीत गई है, तो फिर वो हार्स ट्रेडिंग होती है, फ्लोर क्रॉसिंग होती है और वो एक पार्टी छोड़कर जो हुकूमती पार्टी है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये कल्चर जो है अमेरिका में हरगिज़ नहीं है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो इलेक्टर्स हैं इनको पाबंद कर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कास्ट नहीं कर सकते। कतन किसी किस्म की 0% भी गुंजाइश है उसमें नहीं रखी गई। तो अब यही वजह है कि जो नतज 5 अक्टूबर को आएंगे, उसके बाद जब ये लोग सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में जब इनकी अनाउंसमेंट होगी तो सेम फिगर आएंगे, उसमें एक फिगर भी आगे पीछे नहीं होगा। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा कमाल, इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के मतलब कहा जाता है कि इसको दुनिया के जो अजूबे हैं इसका शुमार उनमें होता है। यानी बाज़ लोग तो इसको कहते हैं कि ये दुनिया का जो शार्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, ये दुनिया का एक अजूबा है। और इसको बने हुए जो है, अब देखिए कि 1789 को ये बना था और अब 2024 आ गया है। 200 साल से ज़्यादा, 200 साल से जो है वो 230 साल तक इसकी एज हो गई है और उसी के मुताबिक आज भी अमेरिका का निज़ाम चल रखा है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि दुनिया का ये अजूबा है रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है कि कितना परफेक्ट इन्होंने बनाया है कि आज तक जो है वो उसके ऊपर जो है अमल दरामद जो है वो जारी है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, इफ़ नो प्रेसिडेंट, बहुत अहम बात आ गई है, इफ़ नो प्रेसिडेंट ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिसीव्स ए मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरल वोट्स, कितनी मेजॉरिटी उसको चाहिए, 270 की। अब कहता ये है कि अगर कोई भी अब देखें एक और बात सुन लीजिएगा, रिलेटेड बात है। अमेरिका के अंदर बाई पार्टी सिस्टम है, 2 बड़ी वहाँ पे पार्टियाँ हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अमेरिका के अंदर और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन अवाम के अंदर उनकी कोई ख़ास मकबूलियत नहीं है। बाज़ उनकी तरफ से भी कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो सामने आ जाता है। तो सदारती उम्मीदवार जो हैं वो 2 तो लाजमी तौर पे होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7, 10 भी हो सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस रही है वो ये है कि एट द एंड जो है 2 पार्टियों के सदारती उम्मीदवार ही सामने आते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ज़्यादा पार्टियाँ आ गई हैं, 3 कैंडिडेट आ गए हैं, 5 आ गए हैं, 7 आ गए हैं और बाकी पार्टियाँ भी आ गई हैं, तो वोट जो है ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर कोई भी उम्मीदवार जो है 270 का टारगेट अचीव करने में नाकाम हो जाता है, इसका मतलब वो ये तो लाजमी है कि 270 वोट हासिल करना ज़रूरी है।
तो अगर कोई भी उम्मीदवार, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार 270 वोट हासिल करने में नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिपीट नहीं होंगे, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। फिर क्या है, इसको हम पहले स्टडी कर लें, फिर आगे लेकर इसको चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है जी। इफ़ नो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिसीव्स ए मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरल वोट्स, जो कि 270 है, देन द प्रेसिडेंट इज चूजन इंस्टेड बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर क्या है, अगर कोई भी सदारती उम्मीदवार 270 का टारगेट हासिल करने में कामयाब नहीं होगा तो फिर प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, ईवान नुमाइंदगान के अरकान करेंगे। और ईवान नुमाइंदगान के अरकान कितने हैं? 435। तो फिर ईवान नुमाइंदगान के अरकान जो हैं वो प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। और नेक्स्ट क्या बात की गई है, फ्राम द टॉप 3 कैंडिडेट्स, यानी अगर फ़र्ज़ करें 5 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रखे हैं और किसी भी सदारती उम्मीदवार को 270 का टारगेट नहीं मिला, तो फिर जो सबसे नीचे वाले कम वोट लेने वाले 2 कैंडिडेट्स होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे और 3 के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। और वहाँ पे 538 जो ईवान नुमाइंदगान के अरकान हैं वो वोट कास्ट करेंगे। लेकिन वो वोट कास्ट से कास्ट करेंगे, वो वोट कास्ट करेंगे स्टेट की बुनियाद के ऊपर। वहाँ पे हर रियासत से जितने लोग ईवान नुमाइंदगान में बैठे हुए हैं, ईवान नुमाइंदगान के अंदर रियासतों को जो नुमाइंदगी है वो आबादी के अतबार से दी जाती है। जिस रियासत की आबादी कम है, ईवान नुमाइंदगान के अंदर उसकी नशिस्तें कम हैं। जिस रियासत की आबादी ज़्यादा है, ईवान नुमाइंदगान के अंदर उस रियासत की नशिस्तें भी ज़्यादा हैं। अब क्या होगा कि उस रियासत के जो नुमाइंदे हैं जो ईवान नुमाइंदगान के अंदर बैठे होते हैं वो 2 हैं, 5 हैं, 20 हैं, या वो 45 हैं, 43 हैं, 40 हैं। ये 45 का जिक्र ऐसे ही आ गया है, आजकल पाकिस्तान में 45 का फिगर जो है वो बड़ा आजकल गर्दिश में है। तो खैर वो क्या है, वो आपस में इत्फाक़ राय पैदा करेंगे और इत्फाक़ राय से फैसला करेंगे कि हमने किसको वोट कास्ट करना है, डेमोक्रेटिक पार्टी को या रिपब्लिकन पार्टी को। तो वो एक वोट कास्ट करेंगे, यानी तमाम अरकान, एक रियासत के तमाम अरकान इत्फाक़ राय से किसी एक पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे, अलग अलग वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो उनका एक वोट, अब 50 रियासतें हैं तो 50 वोट कास्ट होंगे, यानी 1 स्टेट 1 वोट की बुनियाद के ऊपर वोट कास्ट किए जाएंगे। और जिस सदारती उम्मीदवार को 50 में से 26 वोट हासिल हो जाएंगे, ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये तो प्रेसिडेंट का हो गया। अब दूसरी तरफ है वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इसी के अंदर स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं जी। ईच स्टेट डेलीगेशन इन कांग्रेस कास्ट 1 वोट, ये बात होगी है। द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी चूजन फ्राम द टॉप 2 वाइस प्रेसिडेंशियल वोट गेटर्स बाय द सेनेट। अब प्रेसिडेंट का इंतखाब कौन कर रखा है? ईवान नुमाइंदगान, जो कि लोअर हाउस है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब करेंगे सेनेट के अरकान, और सेनेट के अरकान भी 1 वोट 1 स्टेट की बुनियाद के ऊपर करेंगे। हर रियासत के सेनेट के अंदर 2 अरकान बैठे हुए हैं, वो दोनों जो हैं वो इत्तफाक़ राय से फैसला करेंगे और एक वोट कास्ट करेंगे, यानी स्टेट की बुनियाद के ऊपर वोट कास्ट होगा। तो वहाँ भी वोट कास्ट होंगे 50, और जिस उम्मीदवार को 26 वोट मिल जाएंगे, ही विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो अगले 4 साल के लिए वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है बन जाएगा। तो उसमें कहा गया कि जो अगर ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं तो टॉप 2 जो कैंडिडेट्स होंगे उनके दरमियान जो है मुकाबला होगा, और जो उम्मीदवार 26 वोट लेने में कामयाब हो जाएगा उसको अगले 4 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। यहीं पे एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जब वो मुंतखब हो जाता है तो ही इज़ डिक्लेयर्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट। चीफ एग्जीक्यूटिव के फैसला अंजाम देता है, सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत की जिम्मेदारियाँ वो संभाल लेता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होने के बाद क्या करता है? वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद वो सेनेट का सरबराह बन जाता है और वो सेनेट के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है। तो इस तरह जो है प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, और वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद सेनेट के सरबराह के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देगा।
और यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आखिर में आपसे फिर यहीं आप इसको रिक्वेस्ट समझ लें कि जो वीडियो है उसको देखें, उसको चेक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो जो होती है इसको ऊपर लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और अपने कमेंट से भी हमें आगाह किया करें, अपनी ओपिनियन से भी हमें आगाह किया करें। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी तौर पे जो है 2-4 तारीफ़ी कलमात कह दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई नुक्स नज़र आता है या कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं या आपका क्वेश्चन है तो वो भी लाजमी तौर पे बयान किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मयारी किया जाए। तो आप जो हैं वो हमारे जो हैं वो चेकर हैं, आप हमारे एग्ज़ामिनर हैं। तो आपकी हदायत की रोशनी में, आपकी रहनुमाई की रोशनी में हम जो है काम कर रहे होते हैं। तो ये काम आपके लिए है। अगर आपको काम पसंद नहीं आएगा तो फिर हमारी ये जो मेहनत है, कोशिश जो है या जो हमारी सर्विसेज़ हैं तो वो रह कहाँ जाएँगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाज़मी तौर पे जो है अपना फ़ीडबैक दिया करें। आपका फ़ीडबैक हमारी इस्लाह भी करता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी करता है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और फिर वही अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मोहम्मद नवाज़ वड़ैच। यहाँ आप सर्च करेंगे तो आप पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच भी सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर मोहम्मद नवाज़ वड़ैच को सर्च करेंगे तो फिर भी आपको जो है वो चैनल मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो और हुसूल इल्म के जिस खूबसूरत सफ़र के ऊपर आप गामज़न हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।